भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या जब संविधान लागू हुआ था तो 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में 1978 में, जिसमें से 7वां मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक, और वो अधिकार क्या था? तो वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ध्यान से सुनेंगे लोग। अब हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? अब हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार। किस देश से लिए गए हैं? तो देश है अमेरिका। अमेरिका से ये लिया गया है। ठीक है, इसको हमारे संविधान में भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का पूरा चर्चा दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, जिसमें से कुछ अनुच्छेद आप लोग हमेशा पेपर में आता है और आप लोग गलती करते हैं। फिर से समझ लीजिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या शुरुआत में 7 थी, अब 6 हो गई है। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त किया गया है। ठीक है, भाग 3 में है। किस भाग में है? और अनुच्छेद किस में है? 12 से 35। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, तो इसीलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अनुच्छेद जो मेन उसमें है वो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। आप कहेंगे तो हम सारा बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो सब पढ़ना रहता है। ठीक है, लेकिन इतना जान के क्या करेंगे? कहीं भूल गए लोग तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 सब समाप्त है। 32 इतने मूल अधिकार हैं। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, राज्य क्या होगा। ठीक है, 13 में अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है, एक बार देख लीजिएगा लोग, राज्य कोई भी ऐसा अगर कानून बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो वो शून्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कोई भी ऐसा कानून अगर राज्य बना रहा है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा तो वो शून्य माना जाएगा। मतलब ये है व्यवस्था, डिटेल बताएंगे। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी भारत में सभी लोग विधि के समक्ष समान है, कानून के समक्ष सभी बराबर है। 15 ये कहता है कि राज्य जो है, ठीक है, धर्म, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में एक बार आ चुका है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, बस शायद 4 ही है। जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। भाषा नहीं है उसमें, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया था एक बार पेपर में कि निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव का निषेध करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता देगा। यहीं से आरक्षण इसी से मिलता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, आरक्षण पूछता है किस अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है? अनुच्छेद 16 द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत या अस्पृश्यता पे रोक, कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी छुआछूत का पालन नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, यानी कोई राजा, महाराजा, प्रिंस
इस तरह का उपाधि नहीं लेगा। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमारे देश में बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी में प्रेस की आजादी है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद किस में है? 19 में। अब ध्यान से सुनिए, 20 कहता है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है बता सकता है कोई? अपराध से दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराध से दोष सिद्धि का संरक्षण का मतलब यह हुआ किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बस एक ही बार सजा दी जाएगी, या किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए। ठीक है, अपराध से दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 कहता है क्या? इसी में है, अनुच्छेद 22 में क्या है? निवारक, हाँ, निवारक निरोध वाला जो कानून जो बना था, गिरफ्तारियों से छूट। ठीक है ना, जैसे कुछ मामलों में गिरफ्तारी से छूट, चाहे जैसे किसी को पकड़ा जाएगा तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, या रासुका जो कानून है वो इसी अनुच्छेद से बना है, अनुच्छेद 22। गिरफ्तारियों से, कुछ मामलों में गिरफ्तारियों पे रोक। अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम का रोक। बलात् श्रम क्या होता है कि जबरदस्ती किसी से काम कराना, किसी से जबरदस्ती काम कराना। ठीक है, बलात् श्रम मतलब क्या होता है? जबरदस्ती किसी से काम कराना। अब देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग पता नहीं पेपर में पढ़े हैं कि नहीं, देवरिया ही की बात है कि ईंट का भट्टा था, उसमें क्या नाम है, दीवार गिर गया। दीवार गिर गया, एक हफ्ते के अंदर की बात है। तो दीवार गिरा ना तो उसमें 4 लोग मर गए। ठीक है, तो 4 लोग शायद मरे हैं कि 2 लोग मरे, जो भी, तो मरे भी हैं, घायल भी हुए ना, तो उसमें बच्चे भी थे। ठीक है, तो बलात् श्रम का रोक, उसमें मतलब यह आरोप लगता है कि उसमें बलात् श्रम कराया जाता है। बलात् श्रम मतलब यह नहीं कि उसको पैसा नहीं दिया जाता है, बहुत कम पैसा दिया जाता है और लेकर आया जाता है, ठीका पे काम कराया जाता है। इसी तरह का बलात् श्रम मतलब ये होता था पहले बेगारी कराना, जबरदस्ती खेतों में काम कराना, ये सब हमारे वहां क्या है? बंद है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल तक के बच्चों को कोई खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। 14 साल से छोटे बच्चों को किसी खतरनाक काम में नहीं, जैसे पटाखा की फैक्ट्री में नहीं लगाएंगे, केमिकल की फैक्ट्री में नहीं लगाएंगे, तो 14 साल से छोटे बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब देखिए, आपको पता है भारत की आबादी जब जनगणना हुई थी 2011 में तो करीब 121 करोड़ था। 121 करोड़ में करीब 2 करोड़ ऐसे लोग थे जो नास्तिक थे। नास्तिक का मतलब वो किसी भी धर्म को नहीं मानते भारत में। अब भारत में बहुत लोग हैं अपना अपना धर्म मानते हैं, तो अंतःकरण का मतलब है मेरी मर्जी कि मैं अगर मन करे तो हम कोई भी धर्म ना माने, मेरी मर्जी मैं करूं तो ये धर्म मानूं, वो धर्म मानूं। अंतःकरण माने कि हमारा जो भी मर्जी आएगा, अंतरात्मा कहेगी वही हम करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? राज्य द्वारा शिक्षा में मतलब धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी ना। राज्य द्वारा पोषित विद्यालय में चाहे शिक्षा संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 26 में ना। अच्छा, धार्मिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये हमको बताते रहेगा। 27 में यह है कि कोई भी धर्म होगा उसको करों से छूट रहेगा, यानी उस पे टैक्स नहीं लगेगा, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी धर्म रहे। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राज्य द्वारा पोषित, यानी राज्य जो भी शिक्षा संस्थान होगा जिसको राज्य पैसा देता है वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 31 नल एंड वाइड है, यानी अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 32 क्या है?
अब अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जितना आपको हम मूल अधिकार बताए ना, अगर इसमें से कोई भी आपसे छीना जाता है तो आप इसी के तहत उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है, क्या कहा था? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, याद रहेगा। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार बस 2 मिनट जान लिया जाए तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 मिनट बस लगेगा, जान जाएंगे लोग, काम खत्म। अब देखिए, मान लीजिए इसमें से कोई भी अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, कोई भी अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, तो आपको संविधान का अनुच्छेद ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 226 के तहत आप अपने उच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने मूल अधिकार लागू कराने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसमें दिया हुआ है कि अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17, चाहे छोड़िए आप और अच्छा ले लीजिए, अनुच्छेद 14 ले लीजिए, विधि के समक्ष समानता। मान लीजिए कह रहा है हमारा संविधान के विधि के समक्ष सभी समान है, लेकिन राज्य कोई ऐसा कानून बना रहा है जो आपको लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है मेरे साथ, मेरा मूल अधिकार छीना जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। दोनों में फर्क क्या है? अब कोई कहेगा सर इसमें और इसमें दोनों में जा सकते हैं तो किस में जाए? आप दोनों में जिसमें मर्जी उसमें जा सकते हैं। एक फर्क है, ये इनकार कर सकता है सुनवाई से। अनुच्छेद 226 के तहत अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं मूल अधिकार लागू कराने के लिए, तो हो सकता है ये इनकार कर दे, कह दे हम नहीं सुनेंगे। लेकिन संवैधानिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है आपका सुनने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत। अगर अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय मना नहीं कर सकता है, उसको सुनना ही पड़ेगा आपकी बात। ये मना कर सकता है लेकिन ये मना नहीं कर सकता। लेकिन दोनों में एक और फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि ये जो न्यायालय है इसके पास व्यापक शक्ति है, इसके मामले में, इसके तुलना में इसके पास व्यापक शक्ति है मूल ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। ये सिर्फ जो है ना रिट ज्यादा जारी कर सकता है, ये रिट केवल उसी मामले पे जारी करेगा जो आपका मूल अधिकार छीना गया है, ये अन्य मामलों पे भी जारी कर सकता है। तो रिट का, अब रिट क्या है? आप चले गए सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय कि हमारा मूल अधिकार छीना जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय आपके मोहल्ले में आ गए, पंजाब वाले लेकर सुनिए, अनुच्छेद 32 के तहत क्या है? अच्छा, अनुच्छेद 226 के तहत आप चले गए न्यायालय, अब कहें कि हमारा मूल अधिकार खत्म हो रहा है, चाहे मूल अधिकार छीना जा रहा है, उसको लागू करा दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय उसको लागू कराने के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, उसको लागू कराने के लिए क्या जारी करेगा? रिट। रिट माने आदेश होता है, आदेश जारी करेगा। अब रिट कितने प्रकार के हैं? रिट हैं 2, 3, 4 और 5 प्रकार के रिट हैं। रिट माने कि आपका मतलब मूल अधिकार छीना जा रहा है और आप चले गए सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय, तो वो रिट जारी करेगा राज्य को। अब क्या है? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रिट है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रिट है, कोई बताएगा? असल में इंग्लिश में आती है मैंडामस, है परमादेश, इसको मैंडामस बोला जाता है, परमादेश, ठीक है। इसको बताइए। प्रतिषेध रिट है, और ये है उत्प्रेषण रिट। अब बता रहे हैं क्या? और चौथा अधिकार, पांचवा है
अधिकार परीक्षा रिट, अधिकार परीक्षा। अब देखिए क्या है, सब लोग ध्यान से सुने। मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अनुच्छेद 20 में है कि किसी को भी गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना है। अनुच्छेद 20 में है, यानी हमारा मूल अधिकार है कि अगर हमको कोई गिरफ्तार कर रहा है, कोई भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है, राज्य अगर गिरफ्तार कर रहा है तो हमको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करेगा। दूसरा यह है कि हमको हमारी गिरफ्तारी की वजह बताया जाएगा। तीसरा यह है कि हमको हमारा पसंद का वकील करने दिया जाएगा, हम जिसको चाहे अपना केस लड़ने के लिए वकील रख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को राज्य गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय के सामने पेश ही नहीं कर रहा है, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम चाहे हमारा कोई भी संबंधी हो, चाहे वो हमारा संबंधी भी ना हो, वो जाके न्यायालय में रिट जारी कर सकता है। तो न्यायालय रिट तुरंत जारी करेगा राज्य को कि सशरीर प्रस्तुत करो मेरे सामने। अब न्यायालय देखेगा गिरफ्तार जो किया गया है वो कानूनी है कि गैर कानूनी। ठीक है, अगर उसको न्यायालय को लगेगा कि गैर कानूनी है तो क्या करेगा, न्यायालय उसको रिहा कर देगा। परमादेश का मतलब है कि परमादेश का मतलब क्या है कि अभी राज्य जारी करे, न्यायालय राज्य को कोई आदेश दे, चाहे राज्य अपना संवैधानिक दायित्व पूरा ना करे, तो परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी हम आदेश देते हैं राज्य को कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने का। बात आ रही समझ में? यानी देखिए कैसे हमको बता रहे हैं आपको, अभी हम ही लोग के शहर में हाई कोर्ट से कोई डिग्री ले लिया था। ठीक, 1-2 साल पहले, अभी कोरोना नहीं आया था, उसके पहले की बात है, हाई कोर्ट से कोई डिग्री ले लिया था, अपने प्रॉपर्टी पे जीत गया था। अब जिससे जीता था वो थोड़ा मतलब पॉलिटिकल उसका बढ़िया बैकग्राउंड था, अब वो खाली नहीं कर रहा था, हाई कोर्ट से आदेश हो चुका था, तो वो दोबारा चला गया, वो राज्य के पास आया, मतलब यहाँ पर आया, जो डीएम और एसपी थे उनके पास गया, तो वो लोग टाल मटोल कर रहे थे, क्योंकि भाई पॉलिटिकल बहुत मतलब अच्छा स्ट्रांग आदमी था। तो क्या हुआ ना, वो फिर चला गया उच्च न्यायालय और जाके कहा कि आप जो आदेश दिए हैं राज्य उसको लागू नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राज्य, हमको आज भी याद है न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि उसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया डीएम और एसपी को कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, इसको 24 घंटे के अंदर वो परिसर खाली कराओ। तो 24 घंटे के अंदर मतलब क्या, 6-7 घंटे के अंदर पूरा फोर्स लगाकर खाली करा दिया गया। तो परमादेश का मतलब होता है न्यायालय कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करेगा कि आपका संवैधानिक कर्तव्य है, आप इसको करिए राज्य को। ठीक है ना। प्रतिषेध का मतलब है कि न्यायालय अपने से छोटे न्यायालय को कोई काम करने से रोके। अब जैसे हमारे वहां है कि हमारे वहां क्या है कि मान लीजिए कि 7 साल से अधिक जिला न्यायालय सजा नहीं दे सकता है, ठीक है, या मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। मृत्यु दंड दे सकता है लेकिन मृत्यु दंड का जो अनुमति के नहीं किया जाए। जैसे कोई न्यायालय ना, सीधा समझिए कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करे, तो बड़ा न्यायालय उसको उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर रहने के लिए बाध्य करता है कि यह आपका अधिकार नहीं है, इस अधिकार में आप सुनवाई नहीं कर सकते। जैसे कोई न्यायालय है, जिला न्यायालय है, वो लगा आपका क्या नाम है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सुनने, तो वो उसका अधिकार में नहीं आता है, तो बड़ा न्यायालय उसको रोक देगा, कहेगा कि तुम्हारे अधिकार के अंदर नहीं है, तुम नहीं करोगे। ठीक। चौथा है उत्प्रेषण। बड़ा न्यायालय जो है वो छोटे न्यायालय से अपने वहां केस मंगा लेता है, जैसे जिला न्यायालय से हाई कोर्ट अपने वहां केस मंगा लेगा और उसकी सुनवाई कर सकता है, उत्प्रेषण होगा। अधिकार परीक्षा रिट, कोई व्यक्ति मान लीजिए 34 साल का है और वो राज्यपाल बन गया, 34 साल 11 महीना 29 दिन का है, वो राज्यपाल बन गया, ठीक है, जबकि हमारे वहां राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु बन गया, चलिए बन गया। अब कोई आदमी चला गया, वो कहा कि भाई ये जो राज्यपाल बने वो गैर कानूनी है क्योंकि ये 35 साल के नहीं है, तो न्यायालय तुरंत उसको रिट जारी करेगा, जो व्यक्ति होगा कहेगा किस अधिकार से आप इस पद पे बैठे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो योग्य ना हो उस पद का और वो उस पद को धारण कर ले तो न्यायालय उस पद से उसको हटा सकता है।
तो ये 5 रिट हैं, पांचों रिट हमको लग रहा है अब समझ में आ गया होगा।